प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के व्याख्यान में स्वागत है। पिछले वर्ग में हम लोगों ने भुगतान शेष के संबंध में विचार विमर्श किया था। आज हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते किसी देश का भुगतान शेष असंतुलित हो जाता है। प्रायः प्रत्येक देश इस बात का प्रयास करता है कि उसका भुगतान शेष संतुलित अवस्था में रहे या फिर अनुकूल दशा में हो, लेकिन व्यवहार में यह पाया गया है कि भुगतान शेष की दशा सदैव एक समान नहीं रहती है, बल्कि यह परिवर्तित होती रहती है। अर्थात कभी अनुकूल रह सकती है तो कभी प्रतिकूल या फिर संतुलन की अवस्था में रह सकती है। जब किसी देश का भुगतान शेष अनुकूल अथवा संतुलन की अवस्था में रहता है तो यह स्थिति उस देश के लिए बेहतर और श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु जब भुगतान शेष प्रतिकूल होती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात होती है। किसी देश के भुगतान शेष के असंतुलित होने के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला यह कि व्यापार में आकस्मिक परिवर्तन, मौसमी उतार चढ़ाव, कृषि उत्पादों पर मौसम का प्रभाव इत्यादि कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके चलते भुगतान शेष में अस्थायी रूप से असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इन अस्थायी कारणों से उत्पन्न होने वाले घाटे या अतिरेक थोड़े समय में ही प्रायः अपने आप ठीक हो जाते हैं। दूसरा यह कि कुछ असंतुलन दीर्घकालीन अथवा आधारभूत होते हैं, जो अर्थव्यवस्था के भीतर आधारभूत परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे परिवर्तन देश के अंदर या विदेशों में उपभोक्ताओं के रुचियों में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं, जो देश के आयात अथवा निर्यात को प्रभावित करते हैं। तीसरा यह कि उत्पादन की विधियों में तकनीकी परिवर्तन से घरेलू उद्योगों या अन्य देशों के औद्योगिक उत्पादन भी घरेलू अथवा विदेशी बाजारों में देश की प्रतियोगिता क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि तकनीकी सुधारों के फलस्वरूप उत्पादनों की लागतों और मूल्यों के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है। चौथा यह कि देश के राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होना भी असंतुलन का एक मुख्य कारण है। यदि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आयात बढ़ जाएगा, जिसके कारण यदि अन्य बातों के सामान्य रहें तो भुगतान शेष में घाटा उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार यदि पहले से ही देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो आय में वृद्धि होने से कीमतों में स्फीतिकारी वृद्धि होगी, जिससे देश का आयात बढ़ जाएगा, जो भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न करेगा। पांचवा, भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न होने का एक कारण मुद्रास्फीति है। जब अर्थव्यवस्था में स्फीति की दशा उत्पन्न होती है तब निर्यात की कीमतें बढ़ जाती हैं, फलतः निर्यात कम हो जाता है, लेकिन साथ ही दूसरी ओर आयात की मांग में बढ़ोतरी हो जाती है। इस प्रकार निर्यात में कमी और आयात में वृद्धि के कारण भुगतान शेष प्रतिकूल हो जाता है, या फिर यह कह सकते हैं कि असंतुलित हो जाता है। छठा यह कि किसी देश का भुगतान शेष उसके आर्थिक विकास की दशा पर निर्भर करता है। यदि देश विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है तो उसका भुगतान शेष में घाटा होगा, क्योंकि वह देश कच्चे माल, मशीनरी, पूंजी उपकरण और विकास प्रक्रिया से संबंधित सेवाएं, जो प्रायः महंगी होती हैं, का आयात कर रहा होता है, तथा प्राथमिक उत्पादों जिसकी कीमत कम होती है का निर्यात कर रहा होता है। देश में महंगे आयात और सस्ते निर्यात के कारण भुगतान शेष का असंतुलित होना स्वाभाविक ही है। सातवां, देशों में उधार लेन देन और ऋण लेने से भी भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे देश जो दूसरे देशों को बड़े पैमाने पर ऋण और अनुदान देते हैं, उनके पूंजी लेखा के भुगतान शेष में घाटा होता है। यदि वह देश
आयात भी अधिक कर रहा है तो भी उसके भुगतान शेष में दीर्घकालीन घाटा रहेगा। दूसरी ओर जो विकासशील देश अन्य देशों से और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से अधिक मात्रा में सहायता अथवा ऋण लेते हैं उनका भुगतान शेष अनुकूल हो सकता है, किंतु इसकी संभावना अत्यंत कम होती है क्योंकि ऐसे देश अधिकांशतः कच्चे माल, खाद्य सामग्री और पूंजीगत वस्तुएं बड़ी मात्रा में आयात करते हैं और प्राथमिक उत्पादों का ही निर्यात करते हैं। ऐसी स्थिति में ऋण लेना केवल भुगतान शेष के घाटों को ही कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार इन विभिन्न कारणों के चलते ही किसी देश के भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। धन्यवाद।